बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.15 क्लास 8th मैथमेटिक्स इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। यानी हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आमतौर पर जब वेरीफाई किया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ही प्रूव किया जाता है। उसमें जो लॉ ऑफ यूनियन और जो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों के दोनों जो लॉज हैं इनको प्रूव करना है और वेन डायग्राम के थ्रू करना है। वेन डायग्राम के बारे में आप लोगों को पहले ही पता होगा, वेन डायग्राम किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आसान सी डेफिनेशन इसकी ये होती है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी जो सेट्स होते हैं उनकी तस्वीरी वजाहत जो है या उनका तस्वीरी इजहार जो होता है वो वेन डायग्राम कहलाता है। यानी तस्वीरों की शक्ल में अगर हम सेट्स को जाहिर करें तो वेन डायग्राम्स कहलाती हैं। उसमें हम सर्कल इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं यानी सर्कल्स, और इसके अलावा ओवल शेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं हम यूनिवर्सल सेट के लिए। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है, इनका क्लियर होना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर रहा हूँ लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ये जो पहले लिखा हुआ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ ओवर यूनियन है, ये यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं इसको। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी कम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ ये होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनकी जगह बदल जाती है। ए बी की जगह पे आ जाता है और बी ए की जगह पे आ जाता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए लिखा हुआ है तो राइट साइड पे पहले बी लिखा जाएगा, और इसी तरह इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही होगा। इन दो लॉज को हमने प्रूव करना है। क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ बुक में जो न्यू बुक्स हैं इसमें एक गलती ये है कि यहाँ सिर्फ सेट ए दिया हुआ है, बी सेट नहीं दिया, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस सिलेबस वाले ही हैं जो कि ओल्ड सिलेबस है। तो ये मैंने बी सेट यहाँ पे राइट कर दिया है। अब ए सेट को भी यहाँ पे राइट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ए सेट है ये दिया हुआ है, बी सेट यहाँ पे मिसिंग है, तो आपने खुद लिख लेना यहाँ से देख के अपनी बुक्स पे। ये है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है जी। अब ये ए और बी हमारे पास ये वाले 2 सेट्स हैं, इनको हमने प्रूव करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को इन सेट्स के थ्रू। सबसे पहला काम वेन डायग्राम बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें देखना पड़ेगा क्या ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ओवरलैपिंग तब होंगे जब दोनों सेट्स में एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होगा, यानी सेम होगा, वही एलिमेंट ए में होगा वही बी में होगा। इसी तरह डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होंगे जिनमें कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और अगर हम ए और बी दोनों सेट्स की बात करें, यहाँ पे जो गिवन सेट्स हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये 5 नीचे भी है ऊपर भी है, इसी तरह 9 ऊपर भी है और नीचे भी है, इसी तरह अगर 13 की बात करें ये नीचे भी है और ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी तो दोनों सेट्स हैं हमारे पास, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब ओवरलैपिंग सेट्स को जब हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है तो ये कैसे ड्रा किए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ मैं शेप्स लेता हूँ, ये शेप अभी मैं इसकी ढूंढ रहा हूँ रेक्टेंगल के लिए। ये आपको उम्मीद है कि ये नज़र आ रही होगी ये शेप। थोड़ी सी इसको मैं बड़ी बनाता हूँ ये शेप। ये देखें यहाँ पे ये ए यूनियन बी के लिए ये बना देते हैं, और इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी ऐसी ही शेप बनेगी। ठीक है जी, इस तरीके से। अब ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, यानी ये एक मुस्ततील जो है, इसको हमेशा कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है ये। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब हमें ए और बी को ड्रा करना है इस तरह के ये दोनों सेट्स जो हैं ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स के लिए डायग्राम इस तरीके से बनती है कि ये जैसे हमारे पास ये एक सेट होगा, ये ए होगा। ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरा सेट ड्रा करेंगे दूसरे सेट के लिए, तो ये इस तरीके से थोड़ी सी शेप जो है, ये देखें ये जो सर्कल है ये पहले सर्कल को यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यानी इसके ऊपर ही बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये जाहिर कर रहा है कि ये दोनों जो सेट्स हैं
ये ओवरलैपिंग है। अब देखें यहाँ पे इस वाले को पहले को मैं ए सेट कहूंगा अभी, और इसको कहूंगा बी सेट। ठीक है, ये ए और बी के लिए अभी हमने ये वाली वेन डायग्राम बनाई है। अब यहाँ पे इस वाले जगह पे जहाँ पे ए लिखा हुआ है वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि अनकॉमन है। ए और बी के अनकॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो इस जगह पे लिखने हैं ए के नीचे। जैसे ये देखें, ये 3 हमारे पास अनकॉमन होगा, 7 और 11, तो ये इधर लिख देने हमने 3, 7, 11। ठीक है जी। इसी तरह बी के वो एलिमेंट्स जो अनकॉमन है वो इधर लिख देने हैं यहाँ पे, वो है 9, 17, 21 एंड 25, तो वो यहाँ पे लिख दिए मैंने। अब ये जो हिस्सा कॉमन है दोनों जगह पे, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग पार्ट। जो पार्ट ओवरलैपिंग है, ओवरलैप कर रहे हैं, वहां पे हमने वो लिखने एलिमेंट्स जो कॉमन है, जैसे 5, 9 और 13। तो यहाँ आ रहेगा 5, इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ, ये आ रहेगा 5, 9 और 13। ठीक है जी। अब यहां तक तो हमने इनके एलिमेंट्स को राइट कर दिया। अब इसको जब हमने शेड करना है ए यूनियन बी के लिए, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी। ठीक है जी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए और बी सारे का सारा शेड होगा। ठीक है, ए यूनियन बी को जब हमने शेड करना है ए यूनियन बी के लिए, तो ए और बी सारे का सारा पार्ट शेड होगा। तो जब हमने इसको शेड करना है उसके लिए हम ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। आमतौर पे ये लाइंस ड्रा की जाती हैं, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइंस ड्रा करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा वो। ये देखें, ये ए हमारे पास, इस तरह मैं इसको सारे को शेड कर देता हूँ। ये देखें, ये ए यूनियन बी को शेड कर रहे हैं हम। आप कोशिश कीजिएगा कि लाइट कलर से शेड कीजिएगा। आपके पास कोई लाइट पेंसिल हो उससे हल्का हल्का शेड कर दे, ताकि नीचे लिखे हुए जो वर्ड्स डिजिट्स हैं, सॉरी मैं वर्ड्स कह रहा हूँ, डिजिट्स जो हैं वो नज़र आते रहें। अच्छा, अब ये वाला जो ब्लैक लाइंस हैं ये शो कर रही हैं ए यूनियन बी को। अब इसी तरह हमने बी यूनियन ए फाइंड करना है। तो बी यूनियन ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसी तरह एक रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इसी के बना लेते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगी। और इसी तरह सर्कल चाहिए हमें, जिस तरह इधर हमने सर्कल्स ड्रा किए हैं। तो ये एक सर्कल आ गया हमारे पास। इसी तरह ये दूसरा सर्कल बनाएंगे हम, ये। ठीक है जी। अब इसी तरह ये यूनिवर्सल सेट को शो करेगी, ये जो रेक्टेंगल है। और ये हमारे पास अब बी को शो करेगा, क्योंकि बी यूनियन ए फाइंड करना है, और ये ए को शो करेगा। यानी लेफ्ट साइड वाला जो सर्कल है वो बी सेट को शो करेगा, और राइट साइड वाला सर्कल जो है वो ए को शो करेगा। अब बी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे जो अनकॉमन है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। वो कौन कौन से थे? वो थे 9, 17, यहाँ लिख लेते हैं 9, 17 और 21, 25। ठीक है जी। ये बी के अनकॉमन एलिमेंट्स थे, ए के अनकॉमन एलिमेंट्स थे 3, 7 एंड 11। और कॉमन एलिमेंट्स इनके कौन से थे? 5, उसके अलावा 9 एंड 13। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं बी और ए में। अब क्योंकि बी यूनियन ए फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ नीचे भी हम बी यूनियन ए लिखेंगे। बी यूनियन ए। बी यूनियन ए का मतलब बी और ए के सारे पार्ट्स को हमने शेड करना है। अब यहाँ पे क्या रहेगा? यूनियन में हमेशा सारे का सारा हिस्सा शेड करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे बी वाला पार्ट भी शेड होगा इस तरीके से। ऐसे ये इधर से शुरू करना था इसको, कॉर्नर से ऐसे, ये लाइन से बाहर ना जाए, ये इस तरीके से। तो ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर सेम ही होगा। जितना पार्ट इधर शेड हुआ है उतना पार्ट ही यहाँ पे शेड हुआ है। तो इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव कर दिया है यहाँ पे अभी। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा वो भी हम यहाँ पे अभी प्रूव करते हैं।
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसी तरह हमें रेक्टेंगल चाहिए एक, ये हम इधर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसके साथ साथ हम राइट साइड पे भी ड्रा करते रहते हैं ताकि दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर पे हम बना लें। ये हमारे पास हो गया एक सर्कल। बनाना बिल्कुल ऐसे ही है, डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होगी नंबर्स की जिस तरह हमने यूनियन वाले में किया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो तो वही होंगे ना, वो तो चेंज नहीं होंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इनमें उसी तरह एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी, ठीक है। और ये कॉमन पार्ट यहाँ पे दरमियान में आएगा 5, 9 और 13, 5, 9, 13। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें बी और ए, ठीक है, बी वाला सेट इधर आएगा लेफ्ट पे और राइट साइड पे आएगा ए वाला, यहाँ भी 5, 9, 13 आएगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स में यहाँ नहीं लिख रहा, ए वाले नीचे लिख देने अनकॉमन, बी वाले इसके नीचे लिख देने जो अनकॉमन है। इसी तरह यहाँ पे बी वाले नीचे लिख देने इसके और ए वाले यहाँ लिख देने। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, यानी कॉमन पार्ट, यानी ओवरलैपिंग पार्ट होता है इसका मतलब। तो ओवरलैप कौन सा पार्ट कर रहा है यहाँ पे? सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, यानी 5, 9 और 13 वाला। तो यही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए की बात करें तो वो भी यही वाला पार्ट होगा हमारे पास, 5, 9 और 13 वाला। इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए वाला, वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इस एक क्वेश्चन से मजीद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी क्वेश्चन की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वो है द सेट एन एंड जी। यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, द सेट एन एंड जी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को सेट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए कि कौन सा सेट जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं और डिनोट कैसे होता है। जो सेट एन होता है इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे मैं इसको अब टेबुलर फॉर्म में राइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, यानी ख़त्म नहीं होते ये कहीं पे भी। इसी तरह जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर होता है जो इंटीजर्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, +-1, +-2, इसी तरह +-3 एंड अप टू सो ऑन, ये भी ख़त्म नहीं होता ये वाला सेट भी। अब अगर गौर करें हम पहले इन दोनों सेट्स के बारे में देखें तो जो सेट एन है वो सेट जी के अंदर मौजूद है सारे का सारा ही, क्योंकि एन जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और जो इंटीजर्स हैं उसमें प्लस के भी सारे के सारे डिजिट्स हमारे पास मौजूद है और माइनस के भी हैं। हम ये कह सकते हैं कि n जो है वो z का सबसेट है, n इज सबसेट ऑफ z। इसका मतलब ये होता है कि n के सारे एलिमेंट्स z में मौजूद है। अब इनको कैसे हमने वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करना है, उसका तरीका ये होगा n यूनियन z और n यूनियन z। इस तरीके से ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होगा, यानी n यूनियन z और राइट साइड होगी इसकी z यूनियन n, और इसमें इंटरसेक्शन का जो कम्यूटेटिव लॉ होगा वो होगा n इंटरसेक्शन z और ये होगा z इंटरसेक्शन n। ये हमने प्रूव करना है दोनों, ठीक है। अच्छा, अब पहले वो कर लेते हैं n यूनियन z को। यहां मैं लिख लेता हूं n यूनियन z, ये क्योंकि रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो कर रही है। और अब हमारे पास जो n है वो क्योंकि z का सब सेट है, तो इसको कैसे डिनोट करना है जरा गौर से देखिएगा। देखें, एक हमारे पास जो सर्कल होगा वो बड़ा बनेगा, ये देखें ये शो करेगा z को, और दूसरा जो सर्कल है वो हमने छोटा बनाना है। ये देखें इस तरीके से, ये वाला जो छोटा सर्कल है जो उस बड़े सर्कल के अंदर है ये नेचुरल नंबर्स को शो करेगा। देखें यहाँ पे ये वाला सर्कल जो बड़ा है ये इंटीजर्स को शो करेगा,
और ये वाला जो सर्कल है, जो छोटा सर्कल है जो इसके अंदर बनाया हुआ है, ये n को शो करेगा। मतलब इसका ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये यूनिवर्सल सेट बनाया है, रेक्टेंगल शो की है, और रेक्टेंगल के अंदर ही सारे बनाते हैं सेट्स, जितने भी बनते हैं, जितने भी सर्कल ड्रा करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सेट्स हम बना रहे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए रेक्टेंगल के अंदर बनती सारी की सारी जो फिगर्स होती हैं, जितनी भी शेप्स होती हैं। इसी तरह अब हमने एन और जेड को भी एक दूसरे के अंदर बनाया। रीजन उसकी ये थी कि एन जो है वो एक छोटा सेट है और जेड एक बड़ा सेट है। एन के सारे एलिमेंट्स जेड में मौजूद हैं, इसलिए एन सारे का सारा सर्कल जेड वाले सर्कल के अंदर बनेगा। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स को लिखने की बजाय मैं सिर्फ आपको इसको शेड कर देता हूं। एलिमेंट्स अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखें 0 0 लिखें, और इसके अलावा यहां लिखें -1 -2 अप टू सो ऑन। इस तरीके से आ जाएगा ये। और नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 आगे डॉट डॉट लगा देंगे, क्योंकि 1 2 3 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए मैंने जेड वाले पार्ट में वो नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा अब शेड करते हैं। इसको शेड करना इंतहाई आसान है, इस वाले पार्ट को भी शेड ऐसे करना है हमने इसको कि एन यूनियन जी है। यूनियन का मतलब होता है दोनों पार्ट, यानी सारे का सारा हिस्सा। ये इस तरीके से शेड हो जाएगा। अब शेड करने, मैं ये लाइन सीधी लगा रहा हूं, आप वैसे टेढ़ी लाइंस लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि शेडिंग एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ लाइंस आपने वर्टिकल ड्रा की, कुछ हॉरिजॉन्टल ड्रा की, उसका मतलब कुछ और बनता है फिर वेन डायग्राम्स में। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आपने शेडिंग करनी वो एक जैसी हो। कलर करना चाहें एक तरह का कलर कर दें सारे का सारा। ठीक है, तो ये शो कर रही हैं जो जो रेड लाइंस हैं एन यूनियन जी को। इसी तरह अब हमने जी यूनियन यहां पे इसकी राइट हैंड साइड यानी जी यूनियन एन को डिनोट कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब बिल्कुल ऐसे ही सारी शेप्स जो हैं वो बनेंगी, यहाँ कॉपी होंगी। यहाँ पे जैसे ये बनाई हुई हमने लेफ्ट साइड पे, ये देखें, ये हमारे पास एन आ गया, ये जेड आ गया, इसको मैं जेड लिख रहा हूँ, इसको एन लिखेंगे हम, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब शेडिंग में क्या होगा कि एन जेड यूनियन एन होगा, जेड यूनियन एन। जेड यूनियन एन का मतलब जेड और एन का सारा हिस्सा, तो जेड का सारा पार्ट और एन का सारा पार्ट। तो ये इसी तरह शेड होगा जिस तरीके से हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को शेड किया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। आपने कोई जो है वो डिफरेंस नहीं शो करना, इसमें शेडिंग में भी डिफरेंस शो नहीं करना। ये वाला इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एन यूनियन जी और जी यूनियन एन दोनों का जो है वो आंसर सेम ही है। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होगा फिर, इंटरसेक्शन में ये जो एन वाला पार्ट है, ठीक है, वो वाला शेड होना सिर्फ, क्योंकि वो कॉमन है, सिर्फ एन वाला पार्ट शेड होना है, बाकी जी वाला पार्ट जो है वो शेड नहीं होगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट यानी लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये देखिए सी और डी जिसके सेट्स हैं। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेते हैं कि सी सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे। वो कहता है कि एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और कहाँ से कहाँ तक हैं ये भी बताया है। एंड एक्स इज बिटवीन एंड इक्वल टू 8 एंड 18। जो एक्स है यानी हर एक एलिमेंट जो है वो 8 और 18 के दरमियान है, और 8 और 18 भी शामिल है, क्योंकि ये जो नीचे लाइन लगाई होती है लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे, इसका मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स भी शामिल हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे 8 9 10, इसी तरह 11 12 13 14 15 16 17 से लेकर यहाँ 18 राइट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास सी सेट। इसी तरह डी सेट की अगर हम बात करें, जिसको वो वाई कह रहा है, उसमें क्या एलिमेंट्स दिए हैं, वाई से डिनोट किया है हर एक एलिमेंट को, एक सेट को, जबकि वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, और हर एक जो वाई है यानी हर एक एलिमेंट जो है वो 9 और 19 के दरमियान और इक्वल है, यानी 9 और 19 भी शामिल हैं इसमें। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 10 11 अप टू सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा 19।
इस तरीके से ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में राइट हो जाएंगे ये सेट्स। अब इसी के नीचे आप देखें, मैंने पहले ही इनकी वेन डायग्राम यहाँ पे बना ली ताकि वक्त बच सके। बनाई कुछ इस तरीके से हैं कि थोड़ी सी मैंने इसको ओवल शेप बना दी है, क्योंकि एलिमेंट्स ज़्यादा आने हैं इसमें। अगर गौर करें तो एक एलिमेंट सी में है जो अनकॉमन है, जो कि 8 है, और एक ही एलिमेंट डी में है 19 जो कि अनकॉमन है। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। और ओवरलैपिंग में भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा जगह यहाँ पे इसलिए बनाई है ताकि ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकें। तो यहाँ अनकॉमन जब मैं राइट करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू सेट, यानी यूनिवर्सल है, और ये वाला यहाँ सी लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डी। सी का अनकॉमन सिर्फ 8 है, डी का अनकॉमन सिर्फ 19 है, बाकी सारे कॉमन एलिमेंट्स है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे लिख देते हैं हम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और 19 भी इधर कहीं मैं लिख देता हूँ। बहरहाल आप छोटा करके लिखिएगा तो पूरी जगह यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इस तरह ये नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब हमें करना है कि सी यूनियन डी फाइंड करना है पहले। ठीक है, सी यूनियन डी का मतलब सी और डी का सारा पार्ट शेड होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको शेड कर देते हैं। अब हम ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, इसी तरह ये लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये ऐसे शेड हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड जो है, यानी जो डी यूनियन सी हमने राइट करना है, यहाँ पे राइट साइड पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा डी, ये वाला ये डी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। डी के अनकॉमन एलिमेंट सिर्फ 19 है, सी का अनकॉमन एलिमेंट सिर्फ 8 है। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देने हैं जो हमने ये वाले इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो यूनियन में फिर सारे का सारा पार्ट शेड हो जाएगा जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स में किया। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट शेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट करके जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।